हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से बायोलॉजी क्लास में। मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है पाचन तंत्र का पार्ट 2 लेके आए हैं। इस वीडियो में जो है आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले वे छात्र जो ग्रुप E1 और E2 से हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और आज के इस वीडियो में जो है आमाशय से संबंधित जो है तो पाचन तंत्र के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। जैसे हम सबसे पहले जठर ग्रंथियों की बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। अब हम आमाशय की श्लेष्म में उपस्थित होती है। कहने का मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये जो होती है आमाशय की श्लेष्म में उपस्थित होती है। और ये 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला है कार्डियक ग्लैंड्स, फर्स्ट नंबर है कार्डियक ग्लैंड्स, और सेकंड नंबर है पाइलोरिक ग्लैंड्स, थर्ड नंबर है फॉन्ड्रिक ग्लैंड्स। तो ये आपके आमाशय के नाम पर इसको रखा गया है। जैसे पहला जो है कार्डियक ग्रंथि जो होती है ये एक क्षारीय श्लेष्मा निकालती है, यानी क्षारीय जो होती है श्लेष्मा निकालती है। और जो पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं ये भी एक क्षारीय श्लेष्मा निकालती है। और जो आपका थर्ड नंबर फॉन्ड्रिक ग्रंथि है ना, ये प्रत्येक ग्रंथियां जो होती है इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी फॉन्ड्रिक में सभी फॉन्ड्रिक जो ग्रंथि होती है इसमें जो होती है 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे पेप्टिक जाइमोजन कोशिका, ये पेप्सिनोजन और इसके बाद प्रोनेनिन निकालती है। पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन निकालते हैं कौन? जाइमोजन कोशिका या फिर पेप्टिक कोशिकाएं। सेकंड नंबर है ऑक्जेंटिक कोशिका, HCl निकालती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्जेंटिक कोशिका जो होती है किसका स्रावण करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालती है। अगला है ग्लोबलेट, ग्लोबलेट कोशिका जो होती है यानी ग्लोबुलिन जो कोशिकाएं होती हैं वो आपके श्लेष्म में निकालती हैं। लास्ट है अर्जेंटफिन कोशिका, अर्जेंटफिन कोशिका से जो होता है क्या निकलता है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स निकलता है, जो आपके जो होता है आगे जो होगा बहुत ही लाभदायक होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स। आगे हम बात करेंगे लीवर के बारे में, यानी यकृत के बारे में। लीवर जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसमें एक जो होता है बड़ी, जिसमें एक बड़ी दाएं पाली और एक छोटी बाएं पाली तथा 2 छोटी पालियां जिन्हें अनुसंधिका कहते हैं। कहने का मतलब लीवर जो होता है इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक दायां पाली और एक बायां पाली। तथा मुख्य पालियों के पीछे पुच्छक पाली होते हैं। अब दाएं पाली की ओर पित्ताशय होता है, यानी लीवर के दाहिनी तरफ जो होता है पित्ताशय होता है, जो यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस को ग्रहण करती है। यानी पित्ताशय जो होता है पित्तरस, यकृत से के द्वारा जो आपका पित्तरस निकलता है वो पित्ताशय में जाकर के ग्रहण होता है, पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा होता है। यानी पित्तरस को कौन बनाता है? लीवर ही बनाता है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, परंतु इसमें पित्त लवण तथा पित्त वर्णक जैसे पिलवर्डिन पीले रंग का होता है, पिलवर्डिन जो होता है हरे रंग का होता है। ये दोनों आपके लीवर के द्वारा ही निकाले जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पित्तरस जो होता है उसमें क्या क्या होता है? जैसे बिलीरुबिन होता है और पिलवर्डिन होता है। जैसे मल का रंग पीला किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। आगे है जो है लीवर में जो होता है हिपैटिक कोशिकाओं के मध्य में भक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। यानी भक्षक कोशिका को ही हम कुप्फर कोशिका के नाम से जानते हैं, जिन्हें कुप्फर कोशिकाएं कहते हैं, जो जीवाणु तथा बाहर से आए हुए पदार्थों का भक्षण करती है। अब हम आगे बात करेंगे लीवर के कार्य के बारे में। जैसे लीवर का कार्य जो होता है रुधिर स्कंदन में, यानी जो रक्त का थक्का जमता है उसमें कार्य करता है। ग्लाइकोजन के निर्माण में, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन? लीवर।
बदल करके इकट्ठा करता है भोजन को। जैसे हमारे लीवर में जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में भोजन इकट्ठा होता है। जब भी हम कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो उस टाइम पर जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में बदल करके हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और क्या करता है लीवर, इसमें विटामिन ए का संश्लेषण होता है, यानी विटामिन ए का संश्लेषण होगा और कुछ खनिजों के संग्रहण में सहायता होता है, यानी इकट्ठा करने में जो होता है सहायता करता है। आगे हम पेनक्रियाज के बारे में बात करेंगे, यानी अग्नाशय के बारे में। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मृत ग्रंथि होती है, यानी ये मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है। इसके अंतःस्रावी भाग में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। इसके बाद है पी सेल, पीपी सेल। अगला है पीपी सेल। क्या क्या काम है इसका? अल्फा कोशिका का ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकालती है, यानी ये ग्लूकोज के लेवल को जो है अधिक होने से बचाता है। बीटा कोशिका ये इंसुलिन हार्मोन्स निकालती है, ये आपका ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसीलिए कहा जाता है इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह रोग हो जाता है। यानी जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो अल्फा कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाएगी, जिससे ग्लूकागॉन हार्मोन्स आपका ज़्यादा हो जाएगा और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। डेल्टा कोशिका की बात करें तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स निकालता है। ये क्या कार्य करता है? ना ग्लूकोज के लेवल को घटने देता है और ना ही बढ़ने देता है। अब हम पीपी सेल की बात करेंगे। पीपी सेल जो होता है ये अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड स्रावित करता है, निकालता है। अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड शर्करा जो है यही निकालता है। कौन? पीपी सेल कोशिकाएं जो लीवर में पाई जाती हैं। पाचन की कार्यकी कैसे होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के जंतु संपोषण पाया जाता है, यानी मनुष्य और अन्य जंतुओं में जंतु संपोषण पाया जाता है, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। मनुष्य का पाचन आहार नाल में होता है। यह पाचन निम्न चरणों में होता है, जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण, जैसे भोजन का मुख गुहा द्वारा लिया जाता है। अंतर्ग्रहण में भोजन को अंदर निकाला जाता है और यह दांतों के द्वारा कुतरा जाता है तथा लार के साथ मिश्रित किया जाता है, यानी जो हमारे जो 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं मुख गुहा में, उसके द्वारा मिश्रित किया जाएगा और अंतर्ग्रहण मुख गुहा में होता है। यानी ये जो पहला चरण होगा मुख में ही हो जाता है। अब भोजन के पाचन की बात आती है, डाइजेशन ऑफ फूड की। संयुक्त तथा आघूलनशील भोज्य कणों को सरल आघूलनशील योग्य भोज्य कणों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। यानी जो आपके आघूलनशील भोज्य कण है उसको घुलनशील एवं अवशोषण योग्य बनाना आपका पाचन कहलाता है। जो भी भोजन है वो बड़े बड़े रहते हैं, उसको छोटे यानी घुलनशील होते हैं, उसको घुलनशील बनाना आपका पाचन कहलाता है। मुख गुहा में पाचन जो होगा देख लीजिए, ये मुख गुहा में स्टार्च पर लारीय एमाइलेज कार्य करता है, यानी जो आपके लार में एमाइलेज पाया जाता है उस पर कार्य करता है। जैसे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुख गुहा में किस प्रकार का मतलब कौन से स्टार्च पर कार्य करता है, तो लारीय एमाइलेज पर कार्य करता है, यानी जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। आमाशय में पाचन, भोजन ग्रास नली से हो करके आमाशय में प्रवेश करता है। अब भोजन में आमाशयी एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जो भोजन को जीवाणु रहित तथा माध्यम को अम्लीय बना देता है। यानी जब भोजन आमाशय में आता है तो वो अम्लीय बना देता है और जीवाणुओं को मार देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन करके उन्हें पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन किससे होता है, तो पेप्सिन के द्वारा। प्रोटीन पेप्सिन का पाचन करता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और उसके बाद प्रोटियोजेज में बदलेगा। अब प्रोटियोजेज पेप्सिन में मिला करके पेप्टोन्स में बदल जाएगा। रेनिन दूध को दही में बदलता है, यानी रेनिन जो होता है ये दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। आंशिक पचित भोजन कायम कहलाता है। कहने का मतलब
जब आपके HCl में भोजन का पाचन हो जाता है तब उसके बाद जब डुओडेनम में प्रवेश करेगा तो उसको हम कहेंगे काइम के नाम से बोलेंगे। आगे है छोटी आंत में, यानी अब आपके छोटी आंत का पहला भाग डुओडेनम होता है। काइम ग्रहणी डुओडेनम में पहुंचता है। भोजन में पित्तरस यानी यकृत से स्रावित मिलता है, यानी जो आपका डुओडेनम ग्रहणी जो होती है उसी में आपका पित्तरस का मिलन होगा, जो वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, यानी वहीं पर छोटी छोटी गोलियों में तोड़ दिया जाएगा पित्तरस के द्वारा भोजन को। अब ट्रिप्सिन प्रोटीन पर कार्य करता है, उसे पेप्टाइड में तोड़ देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन ट्रिप्सिन मिला करके पॉलीपेप्टाइड एवं डाइपेप्टाइड में बदलता है। एमाइलेज स्टार्च जो होता है वो सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च एमाइलेज में मिला करके माल्टोज में परिवर्तित करता है, ये पहले ही बता चुके हैं। जैसे लाइपेज वसा को पाचन अम्लों एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, यानी लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेना। यानी लाइपेज का पाचन किसके कारण होगा? वसा का पाचन करता है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन इलियम में पहुंचकर, यानी आपकी छोटी आंत के नेक्स्ट पार्ट में इलियम में पहुंचकर आंत रस में मिलना है, यानी मिलता है, वहीं पर मिलन हो जाता है इलियम का। अब माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है वहीं पर। फिर लैक्टेज लैक्टोज में को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है, यानी लैक्टेज लैक्टोज को, ग्लूकोज गैलेक्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल देता है। ट्रेप्सिन पेप्टाइड का अमीनो अम्ल में पाचन हो जाता है। अब भोजन काइल कहलाता है, यानी छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाएगा तब जब बड़ी आंत में प्रवेश करेगा तो उसको काइल कहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं स्वांगीकरण। इलियम की आंतरिक सतह पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, यानी जिसे बिलाई कहते हैं। छोटे छोटे जो होती है अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसी को हम बिलाई के नाम से जानते हैं। प्रत्येक बिलाई पर रुधिर वाहिकाएं एवं लिम्फ वाहिकाएं का जाल बिछा होता है, जो वसा के अवशोषण में सहायता करता है। अवशोषित किए गए भोजन का कोशिका के अंदर सक्रिय कोशिका द्रव्य में परिवर्तन स्वांगीकरण कहलाता है। यानी स्वांगीकरण आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना अच्छे से। कहने का मतलब है जो आपकी रुधिर वाहिकाएं होती हैं उसमें लिम्फ वाहिकाएं और रुधिर वाहिकाएं दोनों का जाल बिछा होता है। कहाँ पर? बिलाई पर। बिलाई किसको बोलेंगे? जो आपकी छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना होती है उस पर जाल बिछा होता है। अब ये जाल जो होता है कोशिका के अंदर सक्रिय कोशिका द्रव्य में परिवर्तन कर देना स्वांगीकरण कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अनावश्यक भोजन का बहिष्करण के बारे में बात करेंगे, यानी जो आपके अपचित भोजन होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत जो होता है भोजन का अवशोषण नहीं कर सकती लेकिन जल का अवशोषण करती है। भोजन का पाचन किस अंग में नहीं होता है? तो ग्रास नली और इसके बाद जो है आपका बड़ी आंत में, इन दोनों स्थान पर भोजन का पाचन नहीं होता है। अब हम बात करें कि सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? सबसे अधिक भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, यानी वहीं पर सब कुछ तोड़ा जाता है। जैसे शेष पचा हुआ भोजन जो होगा ठोस वर्ज्य पदार्थ विष्ठा कहलाता है, यानी जो आपके ठोस पदार्थ मल होते हैं विष्ठा कहलाते हैं और मलाशय में पहुंचता है, यानी रेक्टम में। यह मल द्वार एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। मुख गुहा के ग्रास नली में सामान्यतः तथा कोई अवशोषण नहीं होता, यानी यहाँ पर मुख गुहा और ग्रास नली में कोई अवशोषण नहीं होता है। कहने का मतलब पाचन की क्रिया होगी लेकिन अवशोषण नहीं होगा किसी भी चीज का। आमाशय में एल्कोहल, साधारण लवण तथा अंडे एल्बुमिन का अवशोषण होता है, यानी आमाशय में जो भी आप एल्कोहल पिएंगे, साधारण लवण खाएंगे, यानी जितने भी आपके सिंपली मिनरल्स पदार्थ हैं
और इसके बाद अंडे के एल्बुमिन है, अंडे में एल्बुमिन नाम का जो होता है पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है, और उसी का जो होता है उसका पाचन जो होगा यानी अवशोषण जो होगा आमाशय में ही हो जाता है। छोटी आंत में सभी प्रकार के पचित भोजन का अवशोषण निष्क्रिय, सक्रिय एवं सुसाध्य परिवहन द्वारा भी होता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम का सक्रिय अवशोषण होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहीं तक ही आपका क्वेश्चन था। और इसके बाद जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी बातें यहाँ पर आपको मौजूद कर दिए जाएंगी, खासकर ग्रुप E1 और E2 वालों के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।